सो हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस चैनल। और जहाँ पे हम लोग कार के बारे में, कार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। आज फर्स्ट व्लॉग है मेरा और इसके अंदर मैं अपनी खुद की गाड़ी जो मैंने परचेज़ करी है, टाटा नेक्सॉन, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सो इसमें जो जो भी कमियां होंगी, जो जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले ब्लॉग्स में। इस ब्लॉग में धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली मैं पेट्रोल का इंजन और डीजल का इंजन में कंपैरिजन करने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, जो एक्सटीरियर से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें मेरे को इस गाड़ी के अंदर मिली हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ में लाइव जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मैंने 22 अगस्त को मैंने गाड़ी ली थी। मेरे को 4 साढ़े 4 महीने अप्रॉक्सीमेटली इस गाड़ी को लेके लिए हुए हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी को मैंने कितनी चला दी है, तो लमसम 12,800 किलोमीटर मैंने इसको चला दी है। 13,000 किलोमीटर मैंने इसको चला चुका हूँ। तो मेरे को एक अच्छा खासा डिसेंट जो एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के बारे में वो हो चुका है कि इसमें क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आराम से इजीली बात कर सकते हैं, क्योंकि 13,000 किलोमीटर एक डिसेंट होता है, जिसके अंदर मैं इसकी दो जो फ्री सर्विसेज हैं वो करवा चुका हूँ अभी तक। एक जो सर्विस होती है वो आई थिंक 3,000 किलोमीटर के आसपास होती है। और सेकंड जो है इसकी, वो ये लोग बोलते हैं कि भाई आप 7 साढ़े 7 हज़ार किलोमीटर पे आप उसकी करवा लो। तो ये दोनों मेरी फ्री की जो सर्विसेज हैं वो हो चुकी हैं। और फर्स्ट सर्विस में मेरा कोई खर्चा नहीं आया था। सेकंड सर्विस के अंदर मेरा शायद 500 या 600 रुपये का बिल बना था, जिसके अंदर इन्होंने कोई एसी वगैरह थोड़ा सा मेरा कुछ इशू आ रहा था, तो वो इन्होंने हल्का फुल्का जो भी था वो देखा था। तो इतना कोई मेजर नहीं है। अब जो शायद मेरी फ़र्स्ट सर्विस आएगी, 15,000 किलोमीटर पे मेरी फ़र्स्ट सर्विस आएगी, जो मेरा भाई करवा लूँगा मैं। मेरे हिसाब से 15 या 20 दिन के अंदर मेरी जो फर्स्ट सर्विस है वो आ जाएगी। उसके अंदर मेरा जो लेबर कॉस्ट है वो मेरी नहीं लगेगी, बाकी जो ऑयल चेंज का जो भी कॉस्टिंग है वो मेरी यहाँ पे इसमें लगेगी। तो मैंने जो अभी मॉडल ले रखा है उस मॉडल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने टाटा नेक्सॉन का डीजल का एक वेरिएंट ले रखा है, जो कि है प्योर प्लस। ओके, इसके अंदर स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस और फियरलेस प्लस, इस तरीके से 4 तरीके की कैटेगरीज में इसमें किया हुआ है। मैंने यही मॉडल क्यों चूज़ किया और मैंने डीजल ही क्यों चूज़ किया, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। जब हम लोग, मैं आपको इंजन के बारे में थोड़ा बताऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो चीज़ें हैं कि भाई इसके अंदर जो दूसरे मॉडल्स हैं, मैंने यही मॉडल क्यों चूज़ किया, उसका ये रीज़न था कि मेरे अकॉर्डिंगली जो जो चीज़ें मेरे को नीड थी वो सारी इस मॉडल के अंदर मेरी फुलफ़िल हो रही थी। मतलब इससे ऊपर वाले मॉडल में मेरे को जो है अलॉय व्हील्स मिल रहे थे, मेरे को जो है क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा था, और ये 2-3 फीचर्स और भी आप बोल सकते हो, जो कि ठीक है, क्रूज़ कंट्रोल एक काम की चीज़ हो सकती है, बट मेरे को इतना ज़्यादा कोई नीड नहीं थी क्रूज़ कंट्रोल की। मेरे लिए वो ओके था कि मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को लाख सवा लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे, और अलॉय व्हील्स का मेरा मन था कि मैं खुद के मर्जी से, खुद की पसंद से ही अलॉय व्हील्स जो है वो लगवाऊंगा। तो इस वजह से मेरे को ये जो मॉडल है ये प्रॉपर एक ऐसा लग रहा था जिसके अंदर मेरे को सारी चीज़ें जो मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे को सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हो रही थी। तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया। और इससे नीचे वाले मॉडल की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक इंफोटेनमेंट जो स्क्रीन है उसका साइज़ भी कम था, और मेरे को जो स्टेयरिंग जो माउंट बटन्स हैं, जो भी मेरे को कंट्रोल्स मिलते हैं, वो भी मेरे को बहुत कम मिल रहे थे। तो और भी सारी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो जिसकी वजह से मैं इसको नहीं प्रेफर कर रहा था। मेरे को ये मॉडल जो था वो वैल्यू फॉर मनी लगा, और एक्चुअल में भी ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। अगर आपको सनरूफ वगैरह वो सब चीज़ें नहीं चाहिए तो ये वैल्यू फॉर मनी आपके लिए मॉडल है। तो अभी बाहर चलते हैं हम लोग, और मैं इसकी जो भी चीज़ें हैं सारी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। एक मैं आपको विड्थ का बता देता हूँ, जो कि 1805 के लमसम इसकी जो विड्थ आती है वो टाटा नेक्सॉन में है। और अगर आप किया की सोनेट या क्रेटा या फिर सेल्टोस और कुशाक या फिर टाइगुन, इन सब मॉडल्स को अगर भी उठाते हो, क्योंकि ये सब सारे मॉडल्स जो हैं वो इसके कंपैरिजन में ही आते हैं, अगर इन सब मॉडल्स को भी उठाते हो तो इसकी जो विड्थ को लेके, हाँ ठीक है, लेंथ में आपको डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि क्रेटा की और सेल्टोस की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है। इससे अप्रॉक्सीमेटली क्रेटा की 300 लमसम का फ़र्क पड़ता है, और सेल्टोस में भी
लमसम मेरे हिसाब से 600 650 लेंथ की लेंथ का फ़र्क है। बट इसके अंदर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विड्थ में इतना कोई ज़्यादा मेरे को डिफरेंस लगता है। सेल्टोस की विड्थ थोड़ी 20 या 30 ज़्यादा होगी, बट इसमें 1800 विड्थ होने की वजह से जो पीछे का सिटिंग है वो उसमें 3 जने बहुत ईजीली बहुत आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं बाहर चलता हूँ और बाहर चल के मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या कैसे है। ठीक है, एक तो हम इंजन ओपन कर लेते हैं और एक मैं आपको बूट का भी दिखा दूंगा कि इसके अंदर बूट किस तरीके से है। ओके, सो ये जो है हमारा नेक्सॉन का डीजल का इंजन है। और इस इंजन के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले तो इसके अंदर हमें एक थोड़ा साउंड के लिए दे रखा है कि अगर इंजन के जो नॉइज़ है वो यहाँ पे ना आए, तो ये अच्छी खासी एक तरीके की डैम्पिंग जो है यहाँ पे हमें कवर टाइप का दे रखा है। अब पेट्रोल और डीजल इंजन में जो डिफरेंस है इसमें मेजरली वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ठीक है, पावर जो है इसमें जो पावर है वो हमें मिलती है 113 bhp के अप्रॉक्सीमेटली, जो कि मुझे 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में मेरे को ये पावर जो है वो जनरेट करके दे देता है। 113 bhp की अगर मुझे पावर कहीं पे ज़रूरत है तो। दूसरी चीज़, अगर मेरे को कहीं पे भी टॉर्क की अगर ज़रूरत पड़ती है तो टॉर्क मुझे ये इंजन जो है ये मेरे को 260 से 270 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल के देगा, और वो भी 2000 आरपीएम के आसपास मेरे को टॉर्क जो है वो निकाल के दे देगा। अब यहीं अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो पेट्रोल इंजन में मेरे को पावर जो है वो 118 bhp की पावर मिलेगी, बट 118 bhp की भी जो पावर है वो मुझे आप ये मान के चलो कि मेरे को 2000 2500 आरपीएम के आसपास उसको लेके जानी पड़ेगी। 2500 आरपीएम आप मान के चलो कि मुझे वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो मिलेगा। और वो भी सकता है कि मेरे को 3000 आरपीएम तक लेके जाना पड़े। टॉर्क जो है, टॉर्क भी इसके अंदर 260 न्यूटन मीटर का 270 न्यूटन मीटर का टॉर्क मेरे को मिल जाएगा, बट उसके अंदर मेरे को 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। और उसके लिए भी मुझे कम से कम 2700 2600 2700 आरपीएम पे उसको लेके जाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ मैं इसके अंदर जो मेरे को सही लगी वो ये है कि इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन मेरे को मिल जाता है, और पेट्रोल वाले के अंदर मेरे को 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। तो ये 4 सिलेंडर इंजन है, हर सिलेंडर पे 4 वॉल्व्स ये देते ही हैं, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को सही चीज़ लगती है। ठीक है, और अगर मैं इसके DRLs आपको दिखाऊँ तो DRLs काफ़ी इसके अच्छे हैं। ये इसके DRLs आ जाते हैं जो कि काफ़ी सही लगता है मेरे को। उनके जस्ट नीचे जो हेडलाइट दे रखी है, हेडलाइट्स के बारे में भी अब बाद में बात करेंगे कि किस तरीके की कैसी हेडलाइट्स हैं, बट जो DRLs हैं वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। और हेडलाइट्स जो हैं हम दे रखी है, कैसी है क्या है वो सब चीज़ बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में इसके कॉम्पिटिटर जो भी हैं, जैसे कि क्रेटा होगी, सोनेट होगी, सेल्टस होगी, है ना, इन सब के बारे में भी कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो जो लेंथ है इस गाड़ी की, वो लेंथ अप्रॉक्सीमेटली हमें 2995 2995 के आसपास इसकी जो लेंथ है वो मिल जाती है, और 1620 लमसम इसकी हाइट है, और 1800 के आसपास जो है वो इसकी विड्थ हमें देखने को इस गाड़ी की मिल जाती है। अब आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो 208 के अप्रॉक्सीमेटली इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस प्रैक्टिकली भी आप इसको देखोगे तो मेरे को आज तक कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इसमें कोई चीज़ नीचे अटकी हो या लगी हो, ऐसा कभी भी मेरे साथ में नहीं हुआ। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ORVM हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, और ऑटोमेटिक है ये, आपको मैनुअली कुछ भी इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके मिरर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, और जब आप अनलॉक करोगे गाड़ी को तो वो ओपन अप हो जाएंगे। डोर हैंडल्स जो हैं इस मॉडल के अंदर पेंट के साथ के फिनिश के आपको मिल जाते हैं, आपको मतलब ब्लैक नहीं मिलेगा। और इसके अंदर आपको ये जो पियानो ब्लैक कलर है वो मिरर्स के अंदर मिल रहा है, बॉडी कलर में नहीं मिल रहा, बट डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्स में ही मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ में आपको रूफ रेल्स मिल जाती है इस मॉडल के अंदर। रूफ रेल्स आपकी दिखने में एक अच्छी लगती है, जैसे अगर आप फ्रंट से देखो या वैसे देखो तो दिखने में रूफ रेल्स जो हैं वो अच्छी लगती हैं, बस इतना सा है। और इसके ऊपर वाले मॉडल्स में मेरे को अलॉय व्हील्स मिल जाते, बट जो साइज़ है वो सेम ही रहेगा। इसके अंदर भी 16 इंच का साइज़ है, और अगर मैं अलॉय व्हील्स लेता तो उसके अंदर भी मेरे को 16 इंच का ही साइज़ मिलता, बट हाँ अलॉय व्हील्स मिल जाते, व्हील कैप की जगह मुझे वो ऑप्शंस मिल जाते। ठीक है, फ्यूल टैंक की बात करूं मैं तो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 44 लीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। और 3-3.5 या 4000 3700-3500 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली जो है ये इसका टैंक जो है वो फुल हो जाता है।
ओके। और अब मैं बूट स्पेस की बात करूं तो बूट स्पेस पे हमें 384 लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है। मतलब आपको देखने में भी ये चीज़ लगेगी काफ़ी सामान इसके अंदर आ जाता है। 384 का लीटर्स का बूट स्पेस। और जो सीएनजी मॉडल इसका आता है, सीएनजी मॉडल के अंदर आपको बूट स्पेस जो है वो कम मिलता है। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो टैंक है, टैंक की जो स्पेस है वो थोड़ा सा घेर लेता है, तो उसकी वजह से। पीछे से बात करें तो इसमें एलईडी टेल लाइट्स हैं, बट ये कनेक्टेड इसके अंदर टेल लाइट्स नहीं आती हैं। कनेक्टेड जो टेल लाइट्स हैं वो उसके ऊपर वाले क्रिएटिव मॉडल के अंदर आती है, बट इस मॉडल के अंदर आपको कनेक्टिंग नहीं मिलेंगी। ना ही आपको यहाँ पे रियर का वाइपर मिलेगा। जो रियर का वाइपर होता है वो इसके अंदर भी जो मॉडल्स आते हैं उसके अंदर की साइड में दिया हुआ है, हिडन रहता है वो। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत अच्छा लगता है वो। एंटीना इसके अंदर हमें इंडिकेटेड दे रखा है, जिसके अंदर आप एफएम अगर कुछ भी यूज़ करना चाहो तो एफएम वगैरह यूज़ कर सकते हो। और एक तरीके से स्पॉइलर आप इसको बोल सकते हो कि स्पॉइलर हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, गाड़ी का, जो कि दिखने में अच्छा लगता है। एक यहाँ पे रियर जो है वो कैमरा दे दिया गया है। इससे एक ऊपर वाले मॉडल में, क्रिएटिव वाले में, हमें 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। और यहीं पे ही पार्किंग सेंसर्स हमें दे रखे हैं। एक पार्किंग सेंसर इस तरफ है और एक पार्किंग सेंसर इस तरफ है, तो दोनों तरफ हमें पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। रिवर्स लाइट जो है वो इसमें एक ही जगह रिवर्स लाइट हमें दे रखी है। ओके। इसके साथ साथ में और अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं तो ठीक है, पेंट की जो फिनिश है, पेंट का फिनिश मेरे को ठीक ठाक लगता है। मेरे को इतना ज़्यादा फिनिश कोई वैसे नहीं लगता, बट कुछ जगह ऐसी है भी, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो कि तो ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का जो कलर है वो अभी से ही मतलब एक तरीके से फेड होना स्टार्ट हो गया यहाँ से और यहाँ से। और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ से जो प्लास्टिक है वो निकलना भी स्टार्ट हो गया, जैसे स्ट्रिप्स वगैरह है वो निकलनी स्टार्ट हो गई है। उस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये जो प्लास्टिक है इसकी प्लास्टिक यहाँ से निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि क्वालिटी जो है ना, प्लास्टिक की क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं है। और जिसके साथ साथ मैंने ये जो क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग भी मैंने अभी चेंज करवाई है, क्योंकि बहुत नॉर्मल सा कोई पक्षी सा आ गया था और उसने थोड़ा पंजा मारा, और पंजा मारते ही जो क्लैडिंग थी पूरी उतर गई थी। तो ये 1300-1400 रुपये की जो भी क्लैडिंग थी ये मैंने पूरी चेंज करवाई है अभी। इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है इस क्लैडिंग का होना या नहीं होना, बट फिर भी ठीक है। तो ये हमें चेंज करवानी पड़ी थी उस टाइम पे। अब भाई हैवीनेस की बात करें तो लोहा है, आपको पता ही है। सी पिलर्स जो हैं वो सी पिलर्स पूरे आगे तक आते हैं, तो सी पिलर्स की सेफ्टी की वजह से ही ये 5 स्टार रेटिंग जो है इसमें आती है। हैवीनेस इस बोनेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और बहुत ज़्यादा हैवी बोनेट है। और आवाज़ जो है, आपको आवाज़ भी अच्छी खासी आपको आवाज़ आएगी। अब इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि यार एक इंजन जो है वो पेट्रोल में है, सीएनजी में है, डीजल में है, मेजर क्या आपको ऐसा डिफरेंस लगेगा? मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को आवाज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक होता है कि इरिटेशन टाइप से बन जाती है कि यार हमें आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है गाड़ी की। तो अगर आपको डीजल गाड़ी की आवाज़ पसंद है, अगर उसके इंजन की नॉइस आपको अच्छी लगती है, तो आप बहुत इन्जॉय करके इस गाड़ी को चलाओगे। इसके जो नॉइज़ आती है, मैं एक्चुअल में आपको सुना भी देता हूँ कि अंदर की साइड में इसकी कितनी नॉइज़ आती है और बाहर की साइड में कितनी नॉइज़ रहती है, वो मैं आपको एक्चुअली बता देता हूँ। बोनेट ओपन करके भी बता दूंगा मैं आपको। एक बार फिर से वापस से बोनेट ओपन कर लेंगे हम लोग, बट अंदर मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, आप एक बार सुनना इस आवाज़ को। तो मैं गाड़ी अभी स्टार्ट करता हूँ और आप अभी इंजन के नॉइज़ को देखना कि आपको कितनी नॉइज़ लगती है। अगर इतनी नॉइज़ अगर आप देख सकते हो, आप सहन कर सकते हो, या मतलब आपको आप इंजॉय करते हो इस नॉइज़ को, तो ये है। बट कैबिन में अच्छी खासी नॉइज़ है, अगर आप सुनो तो अच्छी खासी नॉइज़ है। और अगर एक बार मैं बाहर जाके आपको बताऊं,
प्रॉपरली आप नॉइस सुनो इसकी। अगर आप पूरा हुड खोल के इसको देखो तो इंजन की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक है। यहाँ पर डैम्पिंग दे रखी है, उसकी वजह से नॉइज़ थोड़ी कम हो जाती है, बट अगर इंजन ओपन करके रखोगे आप तो इसकी नॉइज़ अच्छी खासी आपको सुनाई देगी। तो अगर आप बेसिकली अगर आप इंजन की, डीजल इंजन की नॉइज़ को, उसको नॉइज़ नहीं समझते हो, उसको बहुत इन्जॉय करते हो, तो फॉर श्योर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो बहुत गंदी आवाज़ है, इरिटेटिंग आवाज़ है, मेरे को तो पेट्रोल वर्जन पे ही स्विच करना चाहिए, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, आपको पेट्रोल वर्जन या फिर सीएनजी वर्जन पे जाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े से साइलेंट हैं इससे कंपैरिजन में, डीजल के कंपैरिजन में थोड़े साइलेंट इंजन्स हैं। ओके, दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डीजल के अंदर जो आपको रनिंग है वो थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि इसमें देखो डीपीएफ का कोई इशू नहीं है। डीपीएफ का इशू नहीं होने की वजह से कोई कार्बन का क्लॉग होना या वो सब चीज़ें होना, वो आपको कहीं भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है। डीपीएफ नहीं होने की वजह से वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है कि क्रेटा में और दूसरी गाड़ियों में, सेल्टस वगैरह में आपको डीपीएफ होता है और उसकी वजह से दिक्कत आती है, ठीक है। वो भी पोल्यूशन कंट्रोल करने का एक वो है कि भाई उसके अंदर कार्बन इकट्ठा हो जाए या जो भी है, क्लॉग बन जाता है उसके अंदर पर, तो वो एक, इस गाड़ी के अंदर वो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली कि डीपीएफ में क्लॉग आ गया या आप इसको कोई साइंस आ जाए इसके अंदर कि आपके इसके अंदर क्लॉग आ चुका, आप इसको रनिंग कराओ या ये वो। बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको थोड़ी सी लॉन्ग रनिंग पे लेके जाएं, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ज़्यादा यूज़ ना करें, बिकॉज डीजल इंजन जो है उसमें कार्बन आ जाता है। बाकी इसके भी काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, अगर आप शुरुआत से ही एडिटिव्स वगैरह यूज़ करो, डीजल के एडिटिव वगैरह यूज़ करो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो एक तो अगर आवाज़ का इशू अगर आपको लगता है कि आप उसको इन्जॉय नहीं कर सकते, तो फिर हाँ, डेफिनेटली वो आपके लिए एक बहुत ही इरिटेटिंग नॉइज़ होने वाली है डीजल की। तो फिर आप मतलब पेट्रोल पे या सीएनजी पे स्विच कर सकते हो। बट अगर आप इन्जॉय करते हो डीजल की आवाज़ को, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। दूसरा, मैंने आपको एवरेज का बता दिया कि एवरेज आपको बहुत अच्छी खासी मिलेगी। मैं आपको प्रैक्टिकली एवरेज जो है वो निकाल के बताऊंगा, टैंक टू टैंक भी हम लोग कर लेंगे, और इसके जो ओडोमीटर के अंदर हमें रीडिंग जो शो करती है, मीटर के अंदर शो करती है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। 13,000 किलोमीटर मैंने अप्रॉक्सीमेटली चला दी है, और मैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एवरेज का सब कुछ पूरा बता दूंगा कि मेरे को अभी तक का इसका कितना एवरेज जो भी है एक्यूमुलेटेड मिल रहा है या जो मैंने निकाली है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। बट पेट्रोल से 7 या 8 के एम पी एल का आप ये मान के चलो कि मेरे को डिफरेंस इसके अंदर दिखा है। मेरे पास में, मैं पहले पेट्रोल की नेक्सॉन भी यूज़ कर चुका हूँ, और उसके अंदर जो मेरे को एवरेज मिलती थी और मुझे इसके अंदर जो एवरेज मिलती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बट यही बात है कि लॉन्ग रन पे आप इसको आराम से लेके जाओ, 80-90 के अप्रॉक्सीमेटली आपको अच्छा खासा ये एवरेज निकाल के देगी। बट हाँ, बात वही है कि साउंड अगर आपको लगता है तो फिर वो एक मेजर इशू हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि डीजल इंजन की पावर से कहीं पे भी पेट्रोल का इंजन कंपैरिजन कर सकता है। पावर चाहे बोल लो, चाहे टॉर्क बोल लो, बट मैं इस आवाज़ को, इस डीजल की नॉइज़ को बहुत इन्जॉय करता हूँ, तो मेरे को इसी वजह से बहुत मन था कि मैं डीजल जो गाड़ी है वो लूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना इतना ही, जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें जो भी था, इसके एक्सटीरियर के बारे में, लेंथ के बारे में, या जो भी इंजन के बारे में, वो सब चीज़ें मैंने इसके मॉडल्स के बारे में तक में भी आपको बता दिया। मैंने जब परचेज़ करा था 22 अगस्त को, उस टाइम पे जीएसटी रिवीजन नहीं हुआ था। 6 या 7 सितंबर के अप्रॉक्सीमेटली जीएसटी रिवीजन हुआ था, और उसकी वजह से मेरे को थोड़ा 40-50 हज़ार का, अभी के जनवरी के रेट के बारे में देखो तो 40-50 हज़ार रुपये का थोड़ा बहुत फ़र्क उसका मेरे को लगा है। बाकी मुझे ऐसा वो कोई दुख भी नहीं है कि हाँ मैंने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, तो इतना डिफरेंस ज़रूर आया अभी मॉडल में। ये जो मॉडल था ये मैंने 12,40,000 रुपये में लिया था। आज के टाइम पे अगर आप ये मॉडल लेने जाओगे तो आपको 12 या 11,90 के आसपास ये मॉडल मिलेगा, जो कि प्योर प्लस है। और ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल है एक्चुअल में। अगर आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें इस मॉडल के अंदर, आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, वो सब चीज़ें चाहिए तो हाँ, आप एक मॉडल ऊपर जा सकते हो।
बाकी इसके अंदर आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली जितनी भी है, अगर आप फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो यार इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज़ छोटा भी चल जाएगा, मेरे को बड़ा साइज़ नहीं चाहिए, हाँ तो आप इसके एक नीचे वाले मॉडल में भी जा सकते हो, जो स्मार्ट प्लस वाला मॉडल है, आप उसके अंदर भी जा सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मॉडल के अंदर मेरे को जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी मिल चुकी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, इसके अंदर 6 गियर बॉक्स है और रिवर्स का अलग हो गया, 6 गियर बॉक्स सिस्टम अंदर मिल जाता है और 3 हमें इसके मोड्स मिल जाते हैं। इंटीरियर वाली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं और अच्छे से उस चीज़ को सारे को डिस्कस कर लूँगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और जो भी मेरा भाई है वो अगर नेक्सॉन परचेज़ करने के लिए सोच रहा है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये चीज़। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको और इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ जानने का अगर कोई भी मन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस, बाय।